हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इसका जो पहला पार्ट था इस वीडियो का, उसमें हमने प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी वो देखा था, और इस वीडियो में हम उसकी विशेषताएं और आलोचनाएं देखेंगे। विशेषताएं: तीन गुणों का समावेश। व्यक्ति में तीन गुण हैं: बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। राज्य में भी ये तीन गुण हैं। इन तीन गुणों का सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालन ही न्याय है। तो जो प्लेटो थे उनका कहना था कि एक व्यक्ति में तीन गुण पाए जाते हैं और एक राज्य में भी यही तीन गुण पाए जाते हैं। तो इन तीनों गुणों में तालमेल बैठाकर आगे बढ़ना ही प्लेटो के अनुसार न्याय है। नैतिक सिद्धांत: प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं वरन नैतिक और सर्वव्यापी है, अतः इसमें समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वैधानिक इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेटो के द्वारा न्याय करने के लिए कोई कानून नहीं बनाए गए थे, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि जो न्याय होता है वो बाहरी नहीं होता है बल्कि एक आंतरिक तौर पे होता है। न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा। प्लेटो के अनुसार न्याय कृत्रिम या बाहरी ना होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है, जिसका आधार आत्मसंयम एवं आत्मविश्वास है। तो जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, प्लेटो का यही मानना है कि जो न्याय है वो एक आंतरिक तत्व होता है, एक हमारे एक अंतरात्मा का एक तत्व होता है, जिसमें आत्मत्याग और आत्मसंयम जिसके अंतर्गत आता है। और एक जो न्याय है वो बाहरी नहीं होता है, मतलब बाहरी तौर पे नहीं होता है न्याय, एक आंतरिक तौर पे होता है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत: जब लोग अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर निश्चित कार्य करें एवं उस कार्य के करने में अधिक से अधिक कार्यकुशलता प्राप्त की जाए तो व्यक्ति एवं सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठता अर्जित की जा सकती है। तो प्लेटो द्वारा जैसे कि बोला गया था कि व्यक्ति में तीन गुण होते हैं और उनमें से एक गुण की उसमें अधिकता होती है। तो अगर कोई, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एक बच्चा वो बहुत अच्छा गाना गाता है, ये उसका एक टैलेंट है और वो उसमें बहुत मेहनत करता है, बहुत लगन से गाता है और आगे चल के उसी फील्ड को चुनता है, तो वह एक श्रेष्ठता अर्जित करता है अपने जीवन में। हस्तक्षेप का सिद्धांत: राज्य का निर्माण करने वाले तीन अंगों का अपना विशिष्ट कार्यक्षेत्र है। उनमें उनके लिए उचित है कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र की मर्यादाओं में रहते हुए कार्य करें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। तो प्लेटो के अनुसार जैसे कि एक शासक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक उत्पादन वर्ग बताया गया है, तो प्लेटो का कहना है कि ये तीनों अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए कार्य करें और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, उनके दूसरों के कार्यों में कोई बाधा ना उत्पन्न करें। अतिव्यक्तिवाद का विरोधी: प्लेटो नहीं मानता था कि राज्य समाज से भिन्न एवं प्रतिकूल व्यक्ति का कोई अस्तित्व अथवा हित है। उसके विचार से व्यक्ति तथा राज्य दोनों का लक्ष्य एक श्रेष्ठ जीवन का विकास है। तो प्लेटो ये नहीं मानते थे कि एक राज्य के बिना भी एक व्यक्ति का कोई अस्तित्व है, और वो ये मानते थे कि जो एक राज्य और एक व्यक्ति है वो दोनों मिलकर ही एक श्रेष्ठ जीवन का विकास कर सकते हैं, या उन दोनों का जो लक्ष्य है, उन दोनों का जो लक्ष्य है वो श्रेष्ठ जीवन को पाना है। एकता का सिद्धांत: प्लेटो ने स्पष्ट लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य सिद्धांत है। राज्य से पृथक व्यक्ति की कोई अपनी इच्छा, आवश्यकता या आकांक्षा ही नहीं है। तो प्लेटो द्वारा ये कहा गया है कि जो नागरिकों में जो कर्तव्य की भावना होती है वही एक राज्य सिद्धांत है, कि मेरे कर्तव्य है, मुझे ये चीज़ करनी है, यही एक राज्य सिद्धांत है। और जो राज्य है उससे भिन्न रहकर, उससे अलग रहकर एक व्यक्ति की कोई भी अपनी इच्छा नहीं हो सकती, कोई आवश्यकता ही नहीं हो सकती और कोई आकांक्षा ही नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक आधार: यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अपनी प्राकृतिक क्षमता एवं प्रशिक्षण पर आधारित अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में रहकर काम करने वाले व्यक्ति को शिकायत नहीं होती। सो इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार भी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है और उसमें किसी चीज़ का टैलेंट है और वो उस टैलेंट के अनुसार कार्य करता है तो उसे अपने जीवन में कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, उसकी क्षमता को बताता है वो उसका जो टैलेंट है। दार्शनिक शासन: राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी एवं कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथ में हो। इन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति समूह को प्लेटो के द्वारा शासक का नाम दिया गया है। तो प्लेटो का कहना है कि जो एक शासन व्यवस्था है वो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो जो विवेकशील हो और जो स्वार्थी नहीं हो, निस्वार्थी हो और जो अपने कर्तव्यों का एक अच्छी तरह से पालन करे, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसे ही इन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति को प्लेटो द्वारा शासक कहा गया है। अब हम आलोचनाएं देखेंगे। न्याय को कानूनी धारणा ना मानकर नैतिक धारणा मानना। न्याय शब्द के कानूनी पहलू को ध्यान में रखकर कुछ आलोचक यह कहते हैं कि उसका न्याय कानूनी नहीं परंतु नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन कानून के अभाव में यह निष्क्रिय सिद्धांत है। तो जैसे कि जो प्लेटो थे उनका कहना था कि न्याय होता है जो वो एक आंतरिक तत्व होता है, वो हमारे एक अंतर मन से निकल कर आता है। तो जो आलोचक है उनका इस पर कहना है कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है उसकी कोई कानूनी अवधारणा, कोई कानूनी सिद्धांत नहीं दिया उनके द्वारा,
बस ये बोला गया है कि जो न्याय है वह एक आंतरिक तत्व है। तो आलोचकों ने ये कहा है कि अगर प्लेटो का कोई कानूनी सिद्धांत ही नहीं है तो कानून की अवधारणा ना होने के कारण जो सिद्धांत है, जो उनका न्याय का सिद्धांत है, वो निष्क्रिय सिद्धांत है। व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीनस्थ कर देता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। कोई विशेष महत्व नहीं माना गया है, क्योंकि जो प्लेटो थे उनके द्वारा कहा गया था कि एक व्यक्ति की जो एक राज्य होता है उससे अलग रहकर उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई आवश्यकताएं नहीं होती हैं। तो इस आधार पर जो आलोचक है उनका कहना है कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो व्यक्तियों को पूर्णतः राज्य के अधीनस्थ बना देता है। अत्यधिक एकीकरण पर बल। यह व्यक्ति को अत्यधिक एकीकरण की दिशा में ले जाने वाला कहा गया है। यह व्यक्ति को राज्य के हित साधन के लिए यंत्र मात्र समझता है। वह अपने उसी गुण का विकास कर सकता है जो दो अन्य गुणों से ज़्यादा है। तो यह व्यक्ति को अत्यधिक एकीकरण की दिशा में ले जाता है, क्योंकि जो प्लेटो थे उनके द्वारा कहा गया था कि व्यक्ति में 3 गुण होते हैं और जिस व्यक्ति में जिस गुण की अधिकता होती है व्यक्ति को उसी गुण को आगे लेकर चलना चाहिए, उसी गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार आलोचकों का कहना है कि ये जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत वो एकीकरण की दिशा में ले जाने वाला है। अत्यधिक पृथकीकरण। आलोचकों ने प्लेटो को राज्य के अत्यधिक पृथकीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनके विचार में प्लेटो का राज्य एक इकाई नहीं है, बल्कि एक राज्य के नागरिकों का वर्गीकरण करके तथा उनमें कार्यों का विभाजन करके प्लेटो ने राज्य की एकता को आज पहुंचाई है। जो आलोचक हैं उनका कहना है कि जो प्लेटो हैं उन्होंने राज्य को एक इकाई नहीं माना है, बल्कि एक राज्य में जो लोग रहते हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटकर उनको कार्य सौंपे हैं, जिससे जो राज्य है उसकी एकता को आज पहुंचती है। प्रजातंत्र विरोधी। इसमें एक वर्ग का राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार है जो अल्पसंख्यक है, जबकि दूसरे वर्ग को जो बहुसंख्यक है उससे वंचित रखा गया है। यह सिद्धांत प्रजातांत्रिक सिद्धांत विशेषकर समानता व स्वतंत्रता के सिद्धांत के विपरीत है। तो जो आलोचक है उनका कहना है जो अल्पसंख्यक हैं उन्हीं का राजनीतिक पर अधिकार है, जो कि समानता और स्वतंत्रता का सिद्धांत है उसके विपरीत है, क्योंकि जो प्रजातंत्र है उसमें सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। विरोधाभास। राज्य के 3 अंग एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु व्यवहारिक रूप से हम पाते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक बाकी 2 वर्ग पर हस्तक्षेप नहीं, कठोर नियंत्रण भी रखता है। तो जैसे प्लेटो द्वारा बोला गया था कि जो 3 वर्ग हैं वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर जब हम साधारण तौर पे देखते हैं तो ये तीनों ही एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण भी रखते हैं। अधिकारों और दंड व्यवस्था का अभाव। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रताओं, उसके ऐच्छिक कार्यों के क्षेत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लेटो यह कहता है कि कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, परंतु इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की कि यदि कोई किसी अन्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। तो जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं उनके कोई अधिकारों के बारे में बात नहीं की गई है, उनको क्या क्या स्वतंत्रताएं होंगी उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, और उनके जो ऐच्छिक कार्य जो कार्य वो करना चाहते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है और उसकी ना ही कोई व्यवस्था की गई है। पर प्लेटो का बस यह कहना है कि कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, ये बोला गया है। पर प्लेटो द्वारा जो 3 वर्ग बनाए गए हैं उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है कि अगर वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें क्या दंड दिया जाएगा। तो अभी हमने जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसकी विशेषताएं और आलोचनाएं देखी, और जो इसका पहला पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।